जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी भी कर रहे होंगे। आप सभी के तैयारी को और बेहतर करने के लिए मैं 21 जुलाई 2023 का करंट अफेयर्स जो कि द हिंदू से संबंधित होता है और हिंदी में होता है, मैं लेकर के आ गया हूं। देखिए, आज हम लोग इसमें क्या क्या पढ़ने वाले हैं पहले उसको देखते हैं। सबसे पहले हम लोग मैप प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद से श्रीलंका के साथ भारत का संबंध किस तरीके से संबंध है अच्छे से समझेंगे। इसको बहुत अच्छे से मैं डिस्कस करूंगा, मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्लस यहाँ से प्री और मेंस में प्रश्न भी पूछे गए हैं तो मैं उनको भी आपको बताने वाला हूँ। उसके बाद से भारत अमेरिका रणनीतिक स्वच्छ ऊर्जा साझेदारी, यहाँ पे भी प्रश्न भी है मेंस में, इससे भी हम लोग डिस्कस करेंगे। प्लस ये क्या है, करेंट में क्यों है, इसको भी हम लोग देखने वाले हैं। उसके बाद से पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन, फिर रेडियो कॉलर, गांधी सागर वन्यजीव अभ्यारण्य और निर्जलीकरण या शुष्कन सहिष्णु पौधे, तो ये सब न्यूज में क्यों हैं, इस सारी चीजों को हम लोग देखने वाले हैं। तो काफी अच्छे से सारी चीजों को मैं समझाने की कोशिश करूंगा। आप लोग भी लगातार इसमें पूरा फोकस के साथ बने रहिए। देखिए, आप सभी लोगों से मैं एक बात कहना चाहता हूं कि जो जब आप लोग जो मैं वीडियो बना रहा हूं उसको आप लोग बहुत अच्छे से उस तरीके से वैल्यू नहीं दे पा रहे हैं। देखिए, थोड़ा सा बुरा लगता है क्योंकि ये जो वीडियो है ये बहुत मेहनत के साथ बनता है। और मेहनत तो ठीक है, मेहनत सही और गलत जगह पे भी किया जा सकता है, लेकिन मैं खुद भी देख रहा हूँ और आप लोग को भी फील हो रहा होगा कि जो ये जितने भी यहाँ पे कंटेंट है बहुत इंपॉर्टेंट कंटेंट होते हैं। आप देखे होंगे कि न्यूज़पेपर में अभी एक दो दिनों में मतलब उतना खास कुछ न्यूज़ नहीं आ रहा है, लेकिन लोग फिर भी लगातार, आप देखेंगे चैनल पे आप लोग को न्यूज़पेपर लगातार डेली आ ही रहा है, पढ़ रहे हैं। लेकिन देखिए, वैसा अगर आप लोग करते हैं तो उस तरीके से पढ़ाई नहीं हो पाएगा, वो सही तरीका नहीं है। भले ही आप लोगों को थोड़ा सा बुरा लगेगा, लेकिन देखिए जो सच है वो बताना जरूरी है। अभी आपको किसी भी चैनल पे इस तरीके का जो वीडियो है वो नहीं मिलेगा। ये जो टॉपिक्स है यहाँ पे अलग अलग तरीके से मिल सकते हैं, आप वो अलग मैटर है, लेकिन जिस तरीके से मैं आप लोग लेकर के आता हूँ, अगर द हिंदू में कुछ चीज इंपॉर्टेंट नहीं लग रहा है तो मैं दूसरे तरीके से लेकर के आता हूँ। अलग अलग बहुत सारे हम लोग को चाहिए कि करंट में क्या चल रहा है, हमारे यूपीएससी के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, हम लोग वो देख करके चलें। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सारी चीजें ऐसी रहती हैं जिनको हम लोग को समझना पड़ता है, और हिंदी मीडियम में यही थोड़ा सा ना ये कमी दिखता है। देखिए, भले ही मतलब कुछ लोग अच्छे से पढ़े होंगे, लेकिन बहुत ज्यादातर लोग संतुष्टि के लिए पढ़ते हैं द हिंदू को, तो वैसे नहीं पढ़ना है। और आप लोग क्यों पढ़ रहे हैं उसको, मेरे हिसाब से देखिए, द हिंदू का जो इंग्लिश रहता है काफ़ी डिफिकल्ट रहता है। अगर हिंदी मीडियम वाले हैं तो मैं बिल्कुल भी ये क्यों मैं ये सब चीज़ें इतना क्यों किया हूँ, क्योंकि मैं जान रहा हूँ, मैं खुद फेस किया हूँ, इसलिए मैं इस तरीके से वीडियो आपको लेकर के आ रहा हूँ। तो आप लोग इसका बिल्कुल पूरा फ़ायदा उठाइए। देखिए, द हिंदू में अगर कोई चीज़ सही से नहीं आ रहा है, अगर वो चीज़ अभी इम्पोर्टेंट नहीं है, तो मैं अलग अलग मैगजीन, देखिए जैसे अभी न्यूज़ में कितने सारे आते हैं, द हिंदू तो ही है, फिर टाइम्स ऑफ इंडिया होता है, इकोनॉमिक टाइम्स होता है, दैनिक जागरण है, फिर हम लोग का जो मंथली मैगजीन आता है, इसमें जैसे कि आपको डाउन टू अर्थ आप देखेंगे, योजना कुरुक्षेत्र, ये सारी चीज़ें अगर जहाँ भी जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें उन सबको मैं लेकर के आता हूँ, उसमें जो मेन टॉपिक होते हैं जो हमारे प्रीलिम्स के मेंस के दृष्टि से इम्पोर्टेंट हो। तो देखिए, जो सही है मतलब मैं सिर्फ जो सच है वो जो सही है वही बता रहा हूँ, बाकी आप लोग के ऊपर है। प्लस आप लोग लाइक कमेंट ये जो करते हैं ना, ये लोग ये लगातार करते रहिए किसी वीडियो में, क्योंकि देखिए उससे थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है, लगता है कि हाँ सही तरीके से काम कर रहा हूँ। अगर आप लोग को इतना नहीं है लेकिन फिर भी आप लोग नहीं कर रहे हैं, उतना नहीं करेंगे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप लोग जो वीडियो ये जो बन रहा है इसका फायदा उठाइए। क्योंकि देखिए, ये ऐसा वीडियो है कि 1 दिन से 2 दिन तक महत्वपूर्ण रहता है, लोगों को फिर ये बासी लगने लगता है। बासी का मतलब थोड़ा सा क्या होता है कि डेट चला गया तो ऐसा लगता है कि जैसे हम लोग अब इस करंट अफेयर सब इम्पोर्टेंट नहीं है, तो और ये कवर भी आप नहीं कर पाते हैं, है ना। तो जिस दिन आपको मैं ये अपलोड करता हूँ, थोड़ा सा लेट लगता है मैं जान रहा हूँ, देखिए मैं उसमें हड़बड़ी नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि ये सब चीज़ें क्या है ना, मैं अपने हिसाब से सोच करके चलता हूँ कि आपको ये इम्पोर्टेंट होना चाहिए, आपके लिए काम आना चाहिए। ठीक है, और मैं पूरा कोशिश कर रहा हूँ कि अब धीरे धीरे टाइम पे लेकर के आऊँ वीडियो, लेकिन आप लोग पूरा
अच्छे से इसका फ़ायदा उठाइए, अच्छे से पूरा वीडियो कंप्लीट देखिए, जो जो नोट्स आपको बन रहा है, जहाँ जहाँ से आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और पॉइंट मिल रहे हैं, उसको आप लोग जरूर ऐड कीजिए अपने नोट्स में। ठीक है, इतना बोलना पड़ा क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि उस तरीके से वीडियो तो मैं लगातार डाल रहा हूँ, डेली डाल रहा हूँ, लेकिन आप लोग उस तरीके से देख नहीं रहे, तो इसलिए थोड़ा सा बुरा लगता है। मेहनत जो है कम से कम उस मेहनत का आप लोगों के पास पहुंचे उतना, है ना, तो ज्यादा अच्छा लगता है, खुशी लगता है, मेहनत करने का मन भी करता है। चलिए देखते हैं, हम लोग ये सारी चीजें देख लिए हैं। आज हम लोग सबसे पहले मैप प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद से फिर हम लोग श्रीलंका के और भारत का संबंध, इसको हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। आज हम लोग जो देखने वाले हैं मैप में, वो श्रीलंका के बारे में ही देखेंगे, क्योंकि देखिए यहाँ से हम लोगों को अगर मेंस के बारे में देखना है, मेंस के बारे में अगर हम लोग अभी चाह रहे हैं कि उसके बारे में पढ़ें, अच्छे समझें, तो हम लोग डायरेक्टली पहले उसी को डिस्कस करते हैं। डेली डिस्कस करना है तो हम लोग बहुत ज़्यादा ऐसे हड़बड़ी में नहीं चलेंगे, हम लोग इसी को अच्छे से समझेंगे, है ना। देखिए हम लोग का ये जो आप अगर देखेंगे श्रीलंका, तो हमारे भारत के दक्षिणी क्षेत्र में है। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये नारियल के आकार का इस तरीके से आपको दिख रहा होगा ये। ठीक है, ये श्रीलंका है। और देखेंगे आप इसकी राजधानी जो है, इसके ये पश्चिमी क्षेत्र में आपको यहाँ पे दिखेगा ये कोलंबो। ठीक है, दो चित्र है आप देख रहे होंगे। तो आप अगर यहाँ पे देखते हैं कि ये जो पाक स्ट्रेट है, पाक स्ट्रेट है, यानी कि ये इस तरीके से आपको यहाँ पे एक लाइन दिखेगा। वो क्या है, ये जो लाइन होता है ये रियल में नहीं है, ठीक है, काल्पनिक है। तो ये जो पाक स्टेट है ये हमारे को इंडिया और श्रीलंका से मतलब अलग करता है। ठीक है, फिर यहीं पे ये वाला क्षेत्र जो है वो गल्फ ऑफ मन्नार है, जो कि बे ऑफ बंगाल मतलब बंगाल की खाड़ी और इंडियन ओशियन से अलग करता है। ठीक है, या फिर अरेबियन सी से अलग करता है, इस तरीके से भी आप कह सकते हैं। ठीक है, तो ये छोटी छोटी बातें हम लोग को याद रखना है। अभी देखिए आपको ये चीज बहुत ज्यादा दिखते रहेगा, बार बार न्यूज में सुनते होंगे। तो ये हम्बन टोटा जो ये यहाँ पे पोर्ट है ये श्रीलंका का, ये अभी चाइना 99 वर्षों के लिए लेकर के रखा है, इसको लीज पर लेकर के रखा है। ठीक है, तो इसके कारण से भी कहीं ना कहीं हमारे ऊपर, हमारे भारत और श्रीलंका की जो संबंध है उसके एक नेगेटिव पॉइंट के रूप में देखा जाता है, क्योंकि देखिए हमारा ये एक पड़ोसी देश है। ठीक है, और हम भारत और ये श्रीलंका दो लोग ऐसे हैं जो कि एशिया में, दक्षिणी एशिया में आते हैं हम लोग। तो इस तरीके से हमारे जो इतना, अगर हम एक दूसरे के पड़ोसी हैं तो हमारा रिलेशन अच्छा होना चाहिए, लेकिन चाइना यहाँ पे आकर के कहीं ना कहीं हाँ, जो ये ज़्यादा प्रभावित कर रहा है। अभी देखेंगे, मैं सारी चीज़ों को डाटा के साथ आपको बताऊंगा कि जो चाइना है वो बहुत ज़्यादा इस पे प्रभाव मतलब बनाते जा रहा है, क्योंकि इसको बहुत सारा कर्ज भी दे करके रखा है। ठीक है, तो ये सब चीज़ों के कारण से कहीं ना कहीं श्रीलंका एक दबाव में है। प्लस आप लगातार सुनते रहे होंगे कि यहाँ पे जितने भी ये तमिलनाडु के तमिल क्षेत्र के लोग हैं, वो लोग कई यहाँ पे भी तमिल क्षेत्र के पहले से ही रह रहे हैं, उनके बीच में भी लगातार यहाँ श्रीलंका में विवाद होते रहता है। मछुआरे आते हैं, उनको भी यहाँ पे उनका सामान जब्त कर लेते हैं ये श्रीलंका का जो यहाँ पे डिपार्टमेंट है इनका, तो वो लोग जब्त करके रख लेते हैं, है ना। तो ये सब कुछ कुछ ऐसा विवाद जो है लगातार चलते रहता है दोनों के बीच। तो ये सारी चीजों को हम लोग समझेंगे किस तरीके से रिलेशन है। उससे पहले हम लोग कुछ कुछ ये जो जितने भी पोर्ट्स वगैरह ये थोड़ा वो देख लेते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद से देखेंगे कोलंबो। कोलंबो जो है ये पश्चिमी क्षेत्र में है, याद रखिएगा। एक है यहाँ पे गल्ले, ये गल्ले ये भी पोर्ट है। ठीक है, तो इसको भी याद रखेंगे। फिर यहाँ पे एक देखेंगे आप, यहाँ पे एक क्षेत्र है ये त्रिनो त्रिनोको मल्ली। ठीक है, त्रिनोको मल्ली इस तरीके से नाम है, यहाँ पे ये पोर्ट है, ये पूर्वी क्षेत्र में है। ठीक है, एक प्रश्न यहाँ से एक प्रश्न पूछा गया है, यहाँ से मैं आपको वो प्रश्न डिस्कस करूंगा। ये करंट अफेयर्स से पूछा गया, यहाँ पे देखिए इसमें दिखेगा आपको ये एलिफेंट पास। तो न्यूज में चर्चित एलिफेंट पास किसके संदर्भ में है, इस तरीके से प्रश्न पूछा गया है प्रीलिम्स में, मैं वो डिस्कस करूंगा। देखिए ये एलिफेंट पास यहाँ पे है, ये इसी क्षेत्र को कहा जाता है। ठीक है, जाफना क्षेत्र ये बहुत बार न्यूज में रहता है, तो ये यहाँ पे है। ठीक है, बाकी और सारी चीजें हम लोग लगभग इतना जानकारी हमारे लिए काफी है।
बहुत ज़्यादा जानकारी जरूरत नहीं है, नॉर्मल इतना जानकारी ठीक है। ठीक है, जो बीच में हम लोग जो देख रहे थे ये पाक स्टेट एयरलाइंस। ठीक है, देखिए यहाँ से आपको ये अगर इसमें नहीं दिखेगा तो शायद इसमें होगा। जैसे कि ये एडम ब्रिज जो है, यहाँ पे आप देखेंगे कि ये एडम ब्रिज है। ठीक है, इस एडम ब्रिज, यहाँ पे ये जो एडम ब्रिज है, मतलब ये जो क्षेत्र है ना, जो कि भारत और श्रीलंका से जो जुड़ा हुआ है, उस क्षेत्र में आप यहाँ से किसी भी तरीके से कोई भी ऐसे जहाज लेकर के नहीं जा सकते। ठीक है, क्योंकि ये जो बीच का जगह है वहाँ पे पानी बहुत कम है। ठीक है, पानी कम है। अभी राम सेतु जो आप ये जो एडम ब्रिज है ना, इसी को राम सेतु भी कहते हैं। ठीक है, तो वही यहाँ पे लगातार हर जगह पे पथरीला ये पूरा क्षेत्र है, लंबा इस तरीके से है ये। तो इसलिए यहाँ से आप किसी भी तरीके से जहाज वगैरह लेकर के नहीं जा सकते। अगर हमारे भारत को अगर ये पश्चिमी क्षेत्र से पूर्वी क्षेत्र के पोर्ट के पार जाना पड़ता है, जाना अगर होता है तो इस तरीके से घूम करके जाना पड़ता है। ठीक है, तो ये एडम ब्रिज है, मतलब एक तरीके से भारत और श्रीलंका को जोड़ने का ये काम करता है। ठीक है, लेकिन यहाँ से कोई चीजें पार नहीं की जा सकती, जहाज वगैरह। ठीक है, और एडम ब्रिज इस यहाँ पे अगर आप इस इधर से अगर कोई भी क्वेश्चन है तो आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, एडम ब्रिज या राम सेतु, इस तरीके से जो भी नाम है सब एक ही है। चलिए अब हम लोग थोड़ा सा देखते हैं कि जो श्रीलंका के साथ भारत का संबंध किस तरीके से है। तो अगर हम लोग देखें, आपको भी ये चीजें बहुत पहले से जो इतिहास अगर आप पढ़ रहे हैं तो आपको पता होगा कि जो श्रीलंका है वो श्रीलंका से हमारा जो रिश्ता है वो बहुत पुराना रिश्ता है। आप अगर रामायण देखेंगे, रामायण में भी आपको श्रीलंका का जो क्षेत्र है उसमें आपको वर्णन मिलेगा। तो मतलब काफी इतिहास में बहुत पुराना रिलेशन है। ठीक है, वो बना हुआ है लगातार, लेकिन अभी के समय में हम लोग को उस चीजों को देख करके चलना है। खास करके जब हम लोग आजाद हुए, आजाद होने के बाद से क्या स्थिति रही, किस तरीके से अभी रिलेशन चल रहा है वर्तमान में, तो उन सभी चीजों को हम लोग को ज्यादा इंपॉर्टेंस देना है यहाँ पे। ठीक है, तो हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे शुरुआत करेंगे इतिहास से लेकर के, थोड़ा सा हिस्ट्री के साथ। तो देखिए जब हम लोग आजाद हुए 1947 में, ठीक है, और उससे पहले भी आप अगर देखेंगे कि जो बौद्ध धर्म जो है श्रीलंका में भी काफी बौद्ध धर्म यहाँ पे जो है यहाँ पे मान्यता है बौद्ध धर्म का। तो बौद्ध धर्म भी श्रीलंका में यहाँ भी फैला हुआ था हमारा। ठीक है, तो उस समय अशोक के समय का जो समय काल था, उस समय भी यहाँ पे एक श्रीलंका से एक अलग जुड़ाव था, है ना। तो लगातार श्रीलंका से यहाँ पे जुड़ाव बना हुआ है। लेकिन अब हम लोग आते हैं इतिहास में, अपना जो जहाँ पे स्वतंत्रता के बाद का क्या स्थिति था। ठीक है, तो हम लोग अगर यहाँ पे देखेंगे कि भारत 1947 में अगर आजाद हुआ, तो उसी के एक साल बाद यहाँ पे 1948 में जो है ये श्रीलंका आजाद हुआ। ठीक है, यानी कि श्रीलंका के ऊपर भी जो है अंग्रेज यहाँ पे कब्जा करके रखे थे। ठीक है, उपनिवेश यहाँ पे इनको भी उपनिवेश बना करके रखे थे। यहाँ पे इनका उद्देश्य था कि जो आप क्षेत्र देखे होंगे, ये जो मैं आपको मैप में दिखाया इस तरीके से, तो यहाँ भी पूरा ये बीच में पूरा पहाड़ी क्षेत्र है। इधर इधर का जो क्षेत्र है ना, केवल वहीं पे जो है सामान्य तरीके से क्षेत्र है, और यहाँ से नदियाँ जो बहती है, तो इनको यहाँ पे इस तरीके से जो है उपजाऊपन मिल जाता है, भूमि उपजाऊ भूमि मिल जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे जो क्षेत्र है यही क्षेत्र प्लेन क्षेत्र है, बाकी बीच में पहाड़ी क्षेत्र है। ठीक है, प्लस आप देखेंगे कि जो यहाँ पे भूमध्य रेखा है, सॉरी भूमध्य रेखा इधर है इससे नीचे में, तो भूमध्य रेखा जो है भूमध्य रेखा के काफी करीब है ये। ठीक है, तो इसके कारण से क्या हुआ, ये जो इसका क्षेत्र जो है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में आ गया। अब उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में आ गया तो यहाँ पे इस क्षेत्र में अगर ज्योग्राफिकल तरीके से देखें तो धूप ज्यादा लगेगा, धूप ज्यादा लगेगा तो फिर क्या होगा, वाष्पन क्रिया ज्यादा होगा, और वाष्पन क्रिया ज्यादा होगा तो फिर क्या होगा, संघनन भी ज्यादा होगा, फिर बादल बनेंगे और बारिश भी यहाँ बहुत ज्यादा होगा। तो बारिश भी यहाँ पे बहुत ज्यादा होता है, तो इस कारण से ये जो क्षेत्र रहता है वो काफी उपजाऊपन भी रहता है। ठीक है, अब यहाँ पे उष्णकटिबंधीय जो यहाँ पे जो वन मिलेंगे, वर्षा वन मिलेंगे, वो सब चीजें यहाँ पे रहेंगी।
तो यहाँ पे भी बहुत सारे मसाले वगैरह का जो खेती है वो काफी अच्छे से बेहतर तरीके से होता था यहाँ पे। तो इसलिए भी अंग्रेज जो है यहाँ पर कब्जा करके रखे थे। ठीक है, अब 1948 में ये भी आजाद हुआ। लेकिन 1948 से पहले का अगर हम लोग देखें तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे लगातार जो हम लोग का जो निचला क्षेत्र है भारत का, अपना जो तमिलनाडु का क्षेत्र है, तो वहाँ पे पूरा तमिल भाषी लोग रहते हैं। ठीक है, तो अब वो लोग को मतलब कई तरीके से, अब पहले इतिहास में भी वो लोग वहाँ पे चले गए, वहाँ पे भी रह रहे थे। प्लस जब ये आजाद हुए इस समय की स्थिति में भी कुछ लोग चले गए वहाँ श्रीलंका में जा करके, वहाँ वो लोग सोचे वहीं पे वो लोग रहने का अपना सोचेंगे जो भी अपने हिसाब से। ठीक है, तो ये इधर का अपना ऊपरी क्षेत्र, श्रीलंका का ऊपरी क्षेत्र आप देखेंगे तो इधर क्षेत्र में ये लोग कुछ जो आजादी के बाद आए, ठीक है, कुछ बहुत पहले से ही रह रहे थे यहाँ पे भारतीय तमिल लोग। ठीक है, तो ये लोग पहले से हैं, प्लस श्रीलंका के जो जो मूल निवासी हैं वो लोग भी यहाँ पे थे, जिनको सिहली कहा जाता है। तो जो सिहली थे, सिहली, ये लोग लगभग 75% थे। और बाकी जो यहाँ से बाकी बचे हुए लोग, यहाँ पे 25% लोग जो हैं ये आपको इस क्षेत्र में भारतीय मिलेंगे। लेकिन भारतीयों में भी दो हिस्सा था, एक जो पहले से ही रह रहे हैं और दूसरा एक अलग से यहाँ पे भारतीय जो गए। ठीक है, आजादी के बाद से। तो ये जो दो लोग हैं, ये लोग भी, इन दोनों में भी टकरार। फिर ये सीली जो लोग हैं, इनका जो मूल निवासी लोग हैं, इन लोगों में भी संघर्ष चल रहा था। ये संघर्ष क्यों चल रहा था? ये संघर्ष इसलिए चल रहा था, सबसे पहला चीज तो अंग्रेजों के द्वारा ये सारी चीजें की गई हैं। हर जगह पे उनका एक नीति था, फूट डालो और राज्य करो। ठीक है, फूट डालो राज करो वाला नीति था। तो उस हिसाब से फिर क्या हुआ, जैसे ये लोग छोड़ करके गए, उसके बाद से क्या हुआ, श्रीलंका में अब ये सब लोग भी आ रहे हैं, पहले से ये लोग हैं, ये लोग भी हैं, इसी में आ रहे हैं। तो उससे क्या हुआ कि अब इन सभी में संघर्ष होना चालू हो गया। लगातार संघर्ष चल रहा था इनके बीच में। ठीक है, और ये जो मामला है वो है 1987 का, 1987 का मामला है। ठीक है, तो 1987 के आसपास जो है बहुत ज्यादा यहाँ पे एक तरीके से मतलब इनमें संघर्ष होने लगा और गृह युद्ध के रूप में बदल गया था। मतलब बहुत ज्यादा इस यहाँ पे संघर्ष होने लग गया। सब एकदम साधारण भाषा में कहानी तरीके से समझिए, एक बार समझना है बस। ठीक है, उसके बाद हमेशा आपको काम आएगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, किस तरीके से संघर्ष चलने लगा। ठीक है, तब यहाँ पे अब हम लोगों को एंटर होना पड़ा, यहाँ पे इंडिया को आना पड़ा। क्यों आना पड़ा? क्योंकि यहाँ पे इंडिया के लोग भी हैं, है ना, तो वो लोग भी यहाँ पे रह रहे हैं। तो उनको भी अगर उनको भी अगर किसी प्रकार से प्रॉब्लम होगा तो हमारे को आना पड़ेगा बीच में। तो फिर हम लोग बीच में आए। बीच में आने के बाद से, उसके बाद से फिर यहाँ पे क्या हुआ कि हम लोग जो है एक समझौता हुआ यहाँ पे। उन समझौते के हिसाब से हम लोगों ने यहाँ पे मिल करके एक 13वें संशोधन है। ठीक है, इन संशोधन को श्रीलंका की सरकार को अलाउ करने के लिए बोले। प्लस हम लोगों ने जो समझौता किया, उस समझौते में वहाँ पे उस समय कौन थे, तत्कालीन जो प्रधानमंत्री थे भारत के, राजीव गांधी, और राष्ट्रपति थे JR जयवर्धने। ठीक है, तो ये लोग मिल करके आए और श्रीलंका के साथ समझौता किए 1987 में। ठीक है, समझौता का प्रतिफल क्या निकल के आया, 13वां संशोधन। ठीक है, इसी संशोधन में ये बोला गया कि भाई अब सभी को अलग अलग तरीके से एक प्रांतीय परिषद का गठन कर देंगे वहाँ पे, और फिर जो प्रांत घोषित करेंगे वहाँ पे एक खुले प्रकार से स्वशासन जो रहेगा, स्वशासन व्यवस्था रहेगा, खुद से खुद को रूल करेंगे उस तरीके से। और भी बहुत सारी बातें इसमें की गई। ठीक है, लेकिन जो श्रीलंका की सरकार है वो बोली कि आपको भूमि के संबंधित अधिकार और पुलिस का अधिकार हम लोग नहीं देंगे। ठीक है, बाकी ये सारी चीजें चलेंगी। तो भी धीरे धीरे मामला शांत हुआ, लेकिन ये जो है इसके कारण से लगातार जो है फिर भी बीच बीच में संघर्ष होता रहा। ठीक है, अब हम लोग समझते हैं कि अभी ये न्यूज में क्यों है। तो अभी ये न्यूज में इसलिए है
क्योंकि यहाँ पे एक पार्टी है जो कि तमिल जो लोग हैं उन्हीं के संरक्षण के लिए एक पार्टी बनी हुई है, और ये श्रीलंका की सबसे बड़ी पार्टी भी है। ठीक है, तो ये पार्टी है, ये संसदीय समूह तमिल नेशनल अलायंस करके है ये। ठीक है, तो ये जो पार्टी है ना, ये पार्टी अभी फिर से अभी अभी का करंट का मामला जो है, तो इसमें क्या हो रहा है कि ये जो पार्टी है ना, ये फिर से जो है ये 13वां जो संशोधन है ना, इसको इनकार कर रही है कि नहीं, इसको आप रद्द कर दो, बिल्कुल भी रद्द कर दो, या तो आप लोग जो है पुलिस शक्ति भी हम लोग को दो। जो अभी इतना पुराना जो मामला था अभी तक वो सॉल्व नहीं हो पाया है, उसमें ये जो पुलिस वाला जो अधिकार मामला जो है ना, उसको ये लोग अभी तक नहीं दिए थे। तो ये लोग मांग कर रहे हैं कि या तो आप लोग पूरा दो, अच्छे से ये सारी चीजों को क्लियर करो, है ना, आधा अधूरा बीच में मत रखो। इस कारण से जो है यहाँ पे ये जो 13वां संशोधन जो लागू होना है उसको ये लोग इसके लिए विरोध कर रहे हैं। ठीक है, और श्रीलंका के जो राष्ट्रपति है ना, वो अभी हमारे भारत आने वाले भी हैं, तो इसलिए भी इम्पोर्टेंट है। प्लस ये संशोधन हमारे द्वारा कराया गया था, प्लस यहाँ पे जो हैं जो श्रीलंकाई जो लोग हैं वहाँ पे वो भारतीय लोग हैं। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं अगर उनसे प्रॉब्लम होता है, उनको प्रॉब्लम होता है, तो हमारे भी रिश्ते कहीं ना कहीं खराब होते हैं उसमें, है ना। तो यहाँ पे अभी भी फिर से ये विवाद चल रहा है कि श्रीलंका के जो भारतीय लोग हैं उनको आप पुलिस का भी अधिकार दीजिए वरना मत दीजिए, इस तरीके से चल रहा है। तो ये 13वें संशोधन का मतलब आपको समझ में आए। श्रीलंका का ये संशोधन श्रीलंका के अंतर्गत की बातें हैं। उसके अंतर्गत जो है 1987 में प्रधानमंत्री, हमारे देश के प्रधानमंत्री राजीव गांधी और राष्ट्रपति जो है JR जयवर्धने, इन दोनों मिल करके समझौता किए थे। इस समझौते में, इस संशोधन अधिनियम में क्या बातें थी कि प्रांतीय परिषदों का गठन होगा इसमें, फिर इसके माध्यम से जो है सभी 9 जितने 9 प्रांत बनेंगे वे प्रांत स्वशासन करेंगे, उसमें मतलब एक स्वशासित होंगे वो लोग। ठीक है, तो इस तरीके का बात यहाँ पे इसमें बात चल रही थी। उसके बाद से यहाँ पे शक्ति साझाकरण संरचना सुनिश्चित की गई इसमें। फिर और देखिए इसमें क्या हुआ कि देखिए बहुसंख्यक सहेली भाषी क्षेत्र भी इसमें शामिल थे, तो कुछ लोग इसमें शामिल किया गया इसमें, और जो बहुभाषी क्षेत्र है यहाँ पे सहेली जो मैं आपको बताया था। तो लेकिन हम लोग को यहाँ पे 2-3 बातें याद रखना है, ज्यादा कंफ्यूज नहीं होंगे। ठीक है, क्योंकि जो भी कोई भी कहानी होता है बहुत कठिन, डिफिकल्ट अलग तरीके से होता है। तो मेरा यहाँ पे मेन तो काम यही कि आपको सिंपल और साधारण और इजी भाषा में समझा सकूं। तो इस तरीके से आप स्टोरी अगर याद रखेंगे तो कम से कम कुछ तो अच्छे से लिख पाएंगे ना। ठीक है, तो इतना बात आप समझ गए। उस समय ही, उसी समय से भूमि और पुलिस का जो अधिकार है अभी तक नहीं मिला था, और लगातार इसी पे संघर्ष इनका चल रहा है अभी भी। ठीक है, बीच बीच में उखड़ जाता है ये संघर्ष, तो अभी भी इसीलिए ये न्यूज में है। तो न्यूज में तो है ही है, प्लस हमारे जो यहाँ पे अभी श्रीलंका के राष्ट्रपति भी आने वाले हैं, तो इसलिए भी हम लोग को, और यहाँ से मेंस का प्रश्न भी बना है, तो ये सारी चीजों के कारण से हम लोग को इसको समझना जरूरी है। और पड़ोसी देश भी है तो कम से कम उसके साथ रिलेशन कैसा है जरूरी है ना जानना। ठीक है ना, तो ये सारी चीजें आपको अच्छे से समझ में आ गई। ठीक है, कमेंट करके बताइएगा जरूर अच्छे से समझ में आया कि नहीं, और लाइक करने में कंजूसी मत करो यार, बहुत ज्यादा मेहनत लगता है आप लोगों को। आप लोगों को लग रहा होगा कि आसानी से सब चीजें हो जाती हैं, तो इतना आसानी से कोई चीज नहीं होता है, बहुत मेहनत लगता है उस चीज को करने के लिए, और वो भी हिंदी माध्यम के लिए। ठीक है, तो कम से कम थोड़ा सा इसको बढ़ाइए आगे। सब्सक्राइबर अभी तक 1000 सब्सक्राइबर भी नहीं हो पाए हैं, तो ये थोड़ा सा एक खराब लगता है ना, इतना मेहनत करने के बाद भी। तो आप लोग कंजूसी ना करें, ठीक है, अपना भी प्यार दिखाएं। मैं इतना आपके लिए, आप लोग सभी के लिए इतना ज्यादा चिंता कर रहा हूं, तो आप लोग भी थोड़ा सा कीजिए और सपोर्ट बढ़ाइए अपना। चलिए आगे देखते हैं। भारत और श्रीलंका हिंद महासागर क्षेत्र में स्थित 2 दक्षिणी एशियाई देश हैं, जो मैं आपको बताया भौगोलिक दृष्टि से। ठीक है, और जो ये श्रीलंका है वो भारत के दक्षिणी तट पर स्थित है, मैं आपको बता दिया।
पाक जल डमरू के माध्यम से ये लोग अलग किया गया है इनको, पाक जल डमरू में बताया था स्टेट, ठीक है। और इस निकटता ने दोनों देशों के बीच संबंधों को मजबूती प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हिंद महासागर व्यापार और सैन्य अभियानों के लिए रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण जल मार्ग है। मुख्य शिपिंग लेन के क्रॉस रोड पर श्रीलंका का स्थान इसे भारत के लिए महत्वपूर्ण नियंत्रण बिंदु बनाता है। इस चीज के बारे में बोला जा रहा है। आगे हम लोग समझते हैं। अब जो है हम लोग समझ गया पहले से ही ऐतिहासिक संबंध मैं आपको अच्छे से बता दिया था सारी चीजें, है ना। तो उस चीज को हम लोगों को समझने की जरूरत नहीं है। बौद्ध धर्म का जो उत्पत्ति भारत में हुई, लेकिन श्रीलंका में भी इसका महत्वपूर्ण धर्म है, ये भी बता दिया हूँ ऐतिहासिक तरीके से। अब हम लोग आर्थिक संबंध देखते हैं कि हमारा आर्थिक संबंध किस तरीके से। पहले बेसिक चीजों आपको समझाया, फिर ऐतिहासिक तरीके से आपको दिखाया किस तरीके से इतिहास में किस तरीके से संबंध जुड़ा हुआ है। अब हम लोग आर्थिक संबंध में देख रहे हैं। तो आर्थिक संबंध किस तरीके से है। अमेरिका और ब्रिटेन के बाद भारत श्रीलंका का तीसरा सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य है। श्रीलंका अपने 60% से अधिक निर्यात हेतु भारत श्रीलंका मुक्त व्यापार समझौते का लाभ उठाता है। मतलब भारत और श्रीलंका के बीच में भी मुक्त व्यापार, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट आपको मैं बहुत अच्छे से पढ़ाया हूँ, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा उसको। मैं जितना ज़्यादा हो सकता है सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको बताया हूँ। एक रिवोल्यूशंस लाने का मैं पूरा कोशिश कर रहा हूँ हिंदी मीडियम में। और जितना ये जो डर है ना कि द हिंदू ये सब, तो वो सब चीज़ों का भी डर इसमें ख़त्म हो जाएगा। हर चीज़ हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं बेहतर तरीके से, जैसे इंग्लिश मीडियम में अगर होता है उस तरीके से, ठीक है। ये मैं आपको पढ़ा दिया हूँ, बार बार बीच में जब आएगा तब पढ़ाते रहूँगा। एकदम कंठस्थ हो जाना चाहिए, याद हो जाना चाहिए हर चीज को पढ़ पढ़ के। बस आप लोग लगे रहो, ठीक है। आप लोग कमेंट करके बताओ, हर चीज को जो बोलना है सब कमेंट करके बताओ, मैं उस तरीके से सुधार करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन आप लोग इसका पूरा फायदा उठाओ वीडियो का, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। तो यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट जो है इसको याद रखेंगे आप, ठीक है, कि अमेरिका और ब्रिटेन के बीच में जो भारत श्रीलंका का तीसरा सबसे बड़ा निर्यातक गंतव्य है। कहीं भी अब इसको यूज कर सकते हैं, है ना, ये पॉइंट को। फिर श्रीलंका अपने 60% से अधिक निर्यात हेतु भारत श्रीलंका मुक्त व्यापार समझौते का लाभ उठाता है। भारत श्रीलंका में कुछ प्रमुख निवेशक भी हैं इसमें। देखिए 2005 से 2019 तक भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश जो है वो लगभग यहाँ पे 1.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक रहा इसमें। तो ये श्रीलंका के द्वारा इतना इन्वेस्टमेंट यहाँ पे हुआ है। तो ये सारी चीजें आर्थिक रूप से हम लोग देख सकते हैं। आगे देखते हैं रक्षा के संबंध में। तो देखिए भारत और श्रीलंका संयुक्त सैन्य अभ्यास, बहुत सारे सैन्य अभ्यास करते हैं। उसमें से देखिए सैन्य के लिए मित्र शक्ति के नाम से इनका अभ्यास जाना जाता है। और नौसेना अभ्यास जो करते हैं उसके लिए यहाँ पे स्लिनेक्स के नाम से जाना जाता है। तो ये सारी चीजें इनके साथ में चल रही हैं। उसके बाद से यहाँ पे जो सामूहिक भागीदार जो अलग अलग जो संगठन है उसमें देखते हैं कि श्रीलंका बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग के लिए बंगाल की खाड़ी पहल यानी कि बिम्स्टेक तथा सार्क जैसे समूहों में भी सदस्य है। तो इसमें सदस्य वो भी है और हम भी हैं। तो दोनों लोग हम लोग एक साथ इसमें सदस्य बने हुए हैं, ठीक है। देखिए ये सारी चीजें तो हम लोग समझ गए, लेकिन कुछ ऐसे जो विवादित मुद्दे हैं भारत श्रीलंका के बीच में, वो कहीं ना कहीं जो है हम लोग को हमारे जो संबंध है उसमें नेगेटिव इफेक्ट डालते हैं, है ना। तो क्या क्या है, पहले मछुआरों की हत्या, आपको पहले ही बताया था, यहाँ पे भी है वो चीज कि श्रीलंकाई नौसेना के द्वारा भारतीय मछुआरों की हत्या दोनों देशों के बीच एक पुराना मुद्दा है। वर्ष 2019-20 में कुल 284 भारतीय मछुआरों को गिरफ्तार किया गया था तथा कुल 53 भारतीय नौसेनाओं को श्रीलंकाई अधिकारियों ने जब्त कर लिया। चीन का प्रभाव, ये भी एक हमारे लिए नेगेटिव इफेक्ट है। तो ये चीज़ें हम लोग को यहाँ पे समझना पड़ेगा, क्योंकि हमारा जो एग्ज़ाम जो आंसर राइटिंग रहता है उसमें हम लोग को हर तरफ से सोचना पड़ता है, ठीक है। तो इसलिए नेगेटिव पॉइंट भी तो देखना पड़ेगा ना हम लोग को, कि हम लोग का अगर रिश्ता जो है उस रिश्ते में प्रॉब्लम क्या है वो भी तो देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा ना।
तो वही है, चीन का प्रभाव क्या है श्रीलंका में। चीन की तेजी से बढ़ती आर्थिक उपस्थिति, परिणाम स्वरूप यहाँ पे राजनीतिक दबदबाव तो है ही है। फिर भारत श्रीलंका संबंधों में तनाव पैदा कर रही है। चीन पहले से ही श्रीलंका में सबसे बड़ा निवेशक है। 2010 से 2019 के दौरान चीन का कुल प्रत्यक्ष विदेशी निवेश 23.6% का हिस्सा था, जबकि भारत का केवल 10.4% था। तो ये काफी डिफरेंट है यहाँ पे, है ना। तो इसलिए कहीं ना कहीं चीन का प्रभाव बहुत ज्यादा है। तो इसके कारण से भी हमारे जो रिश्ते हैं वो प्रॉब्लम्स यहाँ पे क्रिएट करते हैं। प्लस राजनीतिक बदलाव भी माना जाता है, जैसे कि राजनीतिक सत्ता में हमारे भारत के प्रति अगर वहाँ पे सत्ता है तो हमारा थोड़ा सा रिलेशन अच्छा होता है। यदि हमारे विरोध में सत्ता है तो वहाँ पे भी हम लोग को एक प्रभाव पड़ता है, नेगेटिव प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा कि जो भारत के साथ जो श्रीलंका का संबंध है वो किस तरीके से है। आपको कुछ खास पॉइंट जो मिले हैं अपने हिसाब से आप उसको समझ करके उसको नोट कर लीजिएगा। देखिए मैं इसको क्यों बता रहा था, क्योंकि यहाँ से 2 प्रश्न भी बने हुए हैं, प्रश्न और भी बने होंगे, लेकिन अभी हमारे पास जो है वो जो मैं अभी बताना चाहता हूँ उसमें 2 प्रश्न है जो मेंस के लिए है। मेंस का यहाँ से प्रश्न बना है, आप लोग चाहेंगे तो इसको राइटिंग एक बार प्रैक्टिस करके देखिएगा, लिख करके देखिएगा। ठीक है, नहीं तो इसका इंपॉर्टेंस तो आप लोग समझ ही गए होंगे। देखिए किस तरीके से प्रश्न बनता है। भारत श्रीलंका के संबंधों के संदर्भ में विवेचना कीजिए कि किस प्रकार आंतरिक यानी कि देशीय कारक विदेशी नीति को प्रभावित करते हैं। जो आंतरिक कारक जो मैं बताया, जो गृह संघर्ष जो है वो, ठीक है, 2013 का प्रश्न है। भारत श्रीलंका का वर्षों से पुराना मित्र है। देखिए पुराना मित्र है वर्षों से, इस तरीके से ये खुद जो यूपीएससी है वो भी जान रही है, लेकिन पूछना क्या चाहती है। पूर्ववर्ती कथन के आलोक में श्रीलंका के वर्तमान संकट में भारत की भूमिका की विवेचना कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे वर्तमान में क्या संकट चल रहा है, भारत की इसमें क्या भूमिका हो सकती है, या क्या कर रहा है, या क्या करना चाहिए, सारी चीजों का यहाँ पे वर्णन करना है। और ये है 2022 का प्रश्न। तो करेंट में अब इस तरीके से प्रश्न बन रहे हैं, ध्यान रखेंगे। एक प्रश्न यहाँ पे प्रीलिम्स में बना हुआ था, ठीक है, 2009 का प्रश्न है। तो अभी फिलहाल के लिए फिर भी हम लोग को देख करके चलना होगा। तो देखिए यहाँ पे है कि कभी कभी समाचारों में देखा जाने वाला एलिफेंट पास, आपको बताया था मैं मैप में, का उल्लेख निम्नलिखित में से किस मामले के संदर्भ में किया जाता है। तो यहाँ पे बांग्लादेश, भारत, नेपाल, श्रीलंका है। तो श्रीलंका इसका सही आंसर होगा, क्योंकि श्रीलंका में ही मैं आपको बताया था एलिफेंट पास ऊपर में दिखाया था, उत्तरी क्षेत्र में श्रीलंका के। ठीक है, तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं भारत अमेरिका रणनीतिक स्वच्छ ऊर्जा साझेदारी। ठीक है, तो इसको अब हम लोग को समझना है अच्छे से। देखिए अभी क्या हुआ, हाल ही में भारत के पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री और अमेरिका की ऊर्जा मंत्री के बीच नई दिल्ली में भारत अमेरिका रणनीतिक स्वच्छ ऊर्जा साझेदारी के लिए मंत्री स्तरीय बैठक हुआ यहाँ। ठीक है, तो ये जो है एक भारत अमेरिका रणनीतिक स्वच्छ ऊर्जा साझेदारी, ये कहीं ना कहीं जो है हमारे जो ऊर्जा है ना, नवीकरणीय ऊर्जा है, उसको बढ़ाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। खास करके यहाँ पे मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अगर अमेरिका से संबंधित कुछ भी ऐसी चीजें हैं तो वो खास करके आपको याद रखना होगा, उसको अपने पॉइंट्स में ऐड करना होगा। क्योंकि यहाँ पे जो है ना अमेरिका से संबंधित हर बार कुछ ना कुछ ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। अभी मैं आपको मेंस का प्रश्न डिस्कस करने वाला हूँ, आप देखिएगा वहां भी प्रश्न बना हुआ है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। स्वच्छ ऊर्जा नवाचार के अवसरों के सृजन, जलवायु परिवर्तन से निपटने तथा रोजगार के अवसरों का सृजन करने के लिए इसमें ये सारी चीजें बातें की गई हैं। दोनों पक्षों ने स्वच्छ और नवीकरणीय ऊर्जा दक्षता, बैटरी भंडारण, स्वैपिंग प्रौद्योगिकियों, गैस हाइड्रेट्स, उन्नत जैव ईंधन तथा हाइड्रोजन और इलेक्ट्रोलाइजर उत्पादन जैसी ये सभी चीजों के उभरती प्रौद्योगिकियों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा कर रहे हैं। ये सारी चीजों पे भी ये लोग चर्चा कर रहे हैं।
आगे देखिए, स्वच्छ ऊर्जा परिवर्तन का समर्थन करने के लिए भारत ने यहाँ पे नेट जीरो गांव के विकास की दिशा में कार्य करने की सहमति व्यक्त यहाँ पे की है। तो ये एक याद रखिएगा, नेट जीरो गांव, ठीक है। कुछ ऐसे गांव पे भी काम करेंगे जहाँ पे बिल्कुल भी किसी भी तरीके से पॉल्यूशंस वगैरह ना हो, ठीक है, पूरा स्वच्छ ऊर्जा इनको प्राप्त हो। इस तरीके की बातें भी इसमें प्लानिंग चल रही है। ये छोटे छोटे चीजें ना इम्पोर्टेंट होते हैं। अभी मैं आपको जैसे यहाँ पे एलिफेंट पास पढ़ाया, वैसे ही छोटे छोटे वर्ड्स अब यहाँ नेट जीरो गांव से संबंधित है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, इस तरीके से भी आपसे प्रश्न पूछ सकता है। तो ये इसी के अंतर्गत ये इस एक संकल्पना की गई है। देखते हैं इस पे किस तरीके से काम होगा। स्वच्छ ऊर्जा परिवर्तन का समर्थन करने के लिए सार्वजनिक निजी ऊर्जा भंडारण कार्य बल की स्थापना भी करने की बात की गई है। जैसे यहाँ पे साउथ एशिया ग्रुप फॉर एनर्जी सेज, तो सेज की भी स्थापना इसमें की गई है। सेज ये हाल ही में इस तरीके से चर्चित या फिर है ना भारत अमेरिका रणनीतिक स्वच्छ ऊर्जा साझेदारी के अंतर्गत है ना सेज की स्थापना की बातें की गई है ना। निम्नलिखित संदर्भ में कौन सा कथन सही है? की गई है सब बता देगा यूपीएससी, लेकिन उसके अंदर क्या है वो आपको बताना है। तो देखिए सेज का क्या मतलब है यहाँ पे, कम कार्बन प्रौद्योगिकियों के जीवन चक्र का मूल्यांकन में है ना मॉडलिंग क्षमता का निर्माण और निर्माण क्षेत्र में ऊर्जा खपत पर विश्लेषण के लिए भारतीय एजेंसी और अमेरिकी राष्ट्रीय प्रयोगशाला के बीच जुड़ाव को गहरे करने के लिए सेज जो है ये लॉन्च किया गया है। तो सेज का मुख्य रूप से किस लिए लॉन्च किया गया है, यहाँ पे ये बात आपको क्लियर समझ में आ गया, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर देखते हैं प्रश्न किस तरीके से पूछा गया है। देखिए अमेरिका का मैं इसलिए बोल रहा हूँ, कोई भी ऐसा पॉइंट हमारे साथ है तो उसको जरूर आप अलग से लिख करके रखें, मेंस के लिए इंपॉर्टेंट होता है। देखिए भारत रूस रक्षा समझौते की तुलना में भारत अमेरिका रक्षा समझौते का क्या महत्व है? हिंद प्रशांत महासागरीय क्षेत्र में स्थायित्व के संदर्भ में विवेचना कीजिए, 2020 में पूछा गया है। सब ये GS2 के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे में, इंटरनेशनल रिलेशंस जो हैं उसके अंतर्गत ये सारे प्रश्न बनते हैं GS2 खंड में, ठीक है। तो आपको मैं प्रश्न यहाँ सामने लेकर के आने का मतलब है कि हम लोग जो पढ़ रहे हैं उस हिसाब से कंटेंट पर विचार करें, ठीक है, इसलिए मैं यहाँ पर लेकर के आता हूँ। तो यहाँ पे देखिए कि रूस को भी जोड़ दिया है, ठीक है, और रूस की तुलना में भारत और अमेरिका की जो रक्षा समझौता है उसका भी क्या महत्व है, रूस के साथ तुलना करते हुए उस चीज को बताना है, समझ रहे हैं। तो इस लेवल तक का यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो केवल नॉर्मल न्यूज़पेपर नहीं पढ़ना, उसको अच्छे तरीके से आपको समझना है, हर एक तरीके से एनालिसिस करना है, जो इम्पोर्टेंट है उस पर खास करके, ठीक है। तो अभी जब भी आगे चर्चा में अगर होता है तो रूस भारत का क्या संबंध है और अमेरिका के साथ भारत का क्या संबंध है उस पर भी मैं चर्चा करूंगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, भारत और यूनाइटेड स्टेट के बीच संबंधों में खटास उत्पन्न होने का कारण वाशिंगटन का अपनी वैश्विक रणनीति में अभी तक भी भारत के लिए किसी ऐसा स्थान की खोज करने में विफलता है जो भारत के आत्म समादर और महत्वाकांक्षा को संतुष्ट कर सके। उपयुक्त उदाहरणों के साथ स्पष्ट कीजिए। 2019 में इस तरीके से प्रश्न पूछा गया था। वाशिंगटन यहाँ पे लिखा हुआ, मतलब ये क्या है, अमेरिका का ही बातें की जा रही है ना। तो इस तरीके का प्रश्न इसमें बन रहा है, ध्यान रखेंगे। अब एक यहाँ पे हुआ पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन, ठीक है, ये 13वां पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन था। इसमें विदेश मंत्रियों की एक बैठक हुई, ठीक है, और यहाँ पे जो है ये चीन के शीर्ष राजनयिक के साथ भी चर्चा यहाँ पे किया गया। क्या चर्चा किया गया, तो इसमें हम लोग का जो LAC है ये वास्तविक नियंत्रण रेखा, इस पर भी बात की गई। आपको मैं पहले भी बताया हूँ कि लगातार इस पे संघर्ष चल रहा था।
तो इसलिए इस मुद्दे पर लगातार चर्चा की गई है कि शांति से सारा काम हो जाए, और जो जो सैनिक हैं वो सब अपने अपने वापस चले जाएं, शांति से सारा काम निपट जाए। तो इसलिए ये जो आप पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन जो है उसको याद रखेंगे, उसमें क्या चर्चा हो गई उसको भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। उसके बाद से आगे देखते हैं इसके बारे में। जो पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन है, अब ये न्यूज में आ गया है, तो अब हम लोग को थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ना है, इसके बैकग्राउंड के बारे में, क्योंकि प्रश्न इधर से ही आना है। तो देखिए ये इसका शॉर्ट फॉर्म होता है EAS, ठीक है। अब यहाँ पे देखना है आगे कि इसकी स्थापना कब हुई। 2005 में दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों के संगठन यानी कि आसियान के नेतृत्व वाली पहल के रूप में की गई, यानी कि कहीं ना कहीं आसियान के नेतृत्व में जो है EAS, ठीक है, EAS का गठन किया गया, ठीक है। EAS हिंद प्रशांत क्षेत्र के एकमात्र नेतृत्व वाला मंच है जो रणनीतिक महत्व के राजनीतिक, सुरक्षा, आर्थिक मुद्दों पर चर्चा करने हेतु सभी प्रमुख भागीदारों को एक साथ लाता है, ठीक है। तो ये सब मुद्दे पे बात करने के लिए इनका एक ग्रुप बनाता है ये। EAS स्पष्टता, समावेशिता, राष्ट्रीय कानून के प्रति सम्मान, आसियान केंद्रीयता और प्रेरक शक्ति के रूप में आसियान की भूमिका के सिद्धांतों पर भी काम करता है। पहला शिखर सम्मेलन इसका 2005 में हुआ, जो कि कहाँ हुआ, कुआलालंपुर मलेशिया में इसका पहला शिखर सम्मेलन हुआ था। तो इसको याद रखेंगे, गठन कब हुआ, बना कब, किसके नेतृत्व में बना, पहला बैठक कब हुआ, उद्देश्य क्या है, ठीक है। सारी चीजें यहाँ पे आपको बता दिया, अब उसको ध्यान रखेंगे। देखिए इसमें सदस्य, अब सदस्य को भी ध्यान में रखना है। तो सदस्य देखिए इसमें 18 सदस्य शामिल हैं, इसमें से 10 जो है वो आसियान देश हैं और 8 जो है यहाँ पे संवाद भागीदार देश हैं। तो 10 आसियान देश में क्या है, ब्रुनई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम। और संवाद भागीदार में कौन है, ऑस्ट्रेलिया, चीन, भारत, जापान, न्यूजीलैंड, कोरिया गणराज्य, रूस तथा संयुक्त राज्य अमेरिका, ठीक है। तो इतनी सारी चीजें इसमें है। देखिए अब भारत और पूर्वी जो एशिया शिखर सम्मेलन है, इसमें भारत की क्या संबंध है, इंपॉर्टेंट है ना, यहाँ से भी प्रीलिम्स में प्रश्न पूछे गए हैं, तो मैं अभी आपको बताऊंगा, आगे हम लोग उस पर डिस्कस करेंगे, तो इस पर थोड़ा सा ध्यान रखिए। वर्ष 2005 में भारत EAS का संस्थापक सदस्य है, ठीक है। देखिए ये आपको यहाँ पे ये EAS इंग्लिश में मैं नहीं लिखा हूँ ना, इसको आप समझ गए होंगे ना, ईस्ट एशिया समिट, तो इसलिए है वो उसको शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है। तो ये जो भारत जो है ना वो संस्थापक देश है तथा इसकी सभी बैठकों एवं गतिविधियों में सक्रिय रूप से भाग भी लेते रहा है भारत EAS को अपनी एक्ट ईस्ट पॉलिसी के विस्तार तथा आसियान और अन्य क्षेत्रीय देशों के साथ अपनी रणनीतिक साझेदारी को सुदृढ़ करने के लिए महत्वपूर्ण मंच के रूप में भी देखता है। तो भारत के साथ कुछ इस तरीके के संबंध है। आगे देखते हैं, भारत अपने आपदा प्रबंधन, नवीकरणीय ऊर्जा, शिक्षा, स्वास्थ्य, कनेक्टिविटी, समुद्री सुरक्षा, आतंकवाद विरोधी जैसे गतिविधियों विभिन्न क्षेत्रों में EAS सहयोग में योगदान भी दिया है, ठीक है। तो इस तरीके की बातें हैं इसमें। चले आगे देखते हैं। अब यहाँ से प्रश्न किस प्रकार से पूछा गया है, देखिए 2015 में पूछा गया प्रश्न है कि भारत में निम्नलिखित में से किसका सदस्य है भारत इसमें से, तो एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग, दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संगठन या फिर पूर्वी एशियाई शिखर सम्मेलन। तो देखिए यहाँ पे केवल बी आंसर है, केवल पूर्वी एशियाई शिखर सम्मेलन का सदस्य रहा है, बाकी अब यहाँ पे ये उस समय 2015 की बात है, ठीक है। और एशियाई प्रशांत आर्थिक क्षेत्र तो बिल्कुल भी नहीं होगा, वो अलग ही हो गया, है ना। तो इसलिए भी आप यहाँ पे देख लेंगे, ये वाला जो है आंसर होगा बी।
चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे देखिए रेडियो कॉलर। तो ये रेडियो कॉलर जो है ना, ये फिर से कूनो राष्ट्रीय उद्यान को लेकर के चर्चे में है। तो इसके कारण से हम लोग कुछ और इसमें खास बातें देखनी है, तो उसको हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो ये जो रेडियो कॉलर जो है, यहाँ पे आप देख रहे होंगे, ये इनके गले में जो लगा हुआ है, ये चीता लोगों के गले में, ये आप यहाँ पे देख रहे होंगे, ये रेडियो कॉलर है। ठीक है, जिसको जहां भी ये लोग जा रहे हैं वहां पे इनको डिटेक्ट करने के लिए लगाया जाता है। तो देखिए आगे इसमें क्या मामला है। हाल ही में भारत के मध्य प्रदेश स्थित कूनो वन्यजीव अभ्यारण्य में चीता पुनः वापसी परियोजना के तहत उपयोग किए जाने वाले रेडियो कॉलर के कारण चीतों की गर्दन पर घाव और यहाँ पे सेप्टिसीमिया, याद रखिएगा, ये सेप्टिसीमिया बैक्टीरिया है एक, ये रक्त में एक तरीके से संक्रमित कर देता है, उसके कारण से भी यहाँ पे मृत्यु हो रही है। ये बातें भी अभी जानकारी में पता चला है। ठीक है, इस स्थिति को देखते हुए भारत और अफ्रीका में कॉलर की प्रथाओं से सुपरिचित विशेषज्ञ भी काफी चिंतित हैं, तो इसलिए न्यूज में है। आगे देखते हैं। तो रेडियो कॉलर क्या है, तो इसका उपयोग जो है, रेडियो कॉलर का उपयोग जंगली पशुओं पर नजर बनाए रखने और अनुवीक्षण के लिए किया जाता है। यह छोटे रेडियो ट्रांसमीटर लगा कॉलर होता है। यह कॉलर पशुओं के व्यवहार, प्रवासन, जनसंख्या की गतिशीलता संबंधी डेटा प्रदान करने में काफी सहायता करता है। कॉलर का डिजाइन इस प्रकार किया गया है कि वे पशुओं के लिए उपयोग में हल्के और आरामदायक हो। ऐसे में किसी भी प्रकार की चोट अथवा संक्रमण जैसी संभावित जोखिमों और चुनौतियों पर विचार किया जाना आवश्यक है। तो इस तरीके से इनके लिए बनाया गया है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं इनको इस तरीके से अगर इनकी मृत्यु हो रही है इससे, है ना, ये कहीं ना कहीं इसमें अगर इश्यू हो रहा है तो उस पर भी विचार करना जरूरी है। तो उसी के लिए बात किया जा रहा है। आगे देखिए, भारत में चीन पुनः वापसी परियोजना औपचारिक रूप से 17 सितंबर 2022 को प्रारंभ हुई, जिसका उद्देश्य चीता की आबादी को बहाल करना था, जिसे 1952 में देश से विलुप्त घोषित कर दिया गया था। 1952 में ही विलुप्त घोषित कर दिया गया था। ठीक है, आपको मैं इससे पहले जब हम लोग मैं आपको पढ़ाया था कूनो राष्ट्रीय उद्यान के बारे में, तो वहाँ पे चीता लोगों का अलग अलग एशियाई चीता और अफ्रीकी चीता में मैं अंतर किया था। तो उसमें मैं आपको लास्ट में बताया था कि जो हमारा वन्य जीव संरक्षण अधिनियम है 1972 का, उसमें आप देखेंगे कि जो पहली अनुसूची है ना, पहली अनुसूची में पहली सॉरी या फिर दूसरी हो सकता है, तो ध्यान नहीं आ रहा है, दूसरी अनुसूची है जहां तक मुझे याद आ रहा है। तो उसमें जो है यहाँ पे उनको विलुप्त अभी भी इस सूची में रखा गया है, भले ही वो लोग विलुप्त हो गए थे। 1952 का समय है, उसी समय घोषित कर दिया गया था, और 1972 का बात है वो, तो पहले ही विलुप्त हो गया था, फिर भी उनको घोषित रखा गया, उसमें ऐड करके रखा गया है कि हो सकता है ऐसे कभी भी, इतना संरक्षण के लिए मतलब कहीं ना कहीं इन सारी चीजों पे भी सरकार ध्यान दे रही है, तो इसलिए वो पहले से ही वहां पे संरक्षित रखा गया है, भले ही वो ना हो। तो अभी क्या किया जा रहा है कि कहीं ना कहीं जो है हमारे देश में भी इनकी जनसंख्या रहे थोड़ा सा, तो उसके कारण से प्रयास किया जा रहा है ना। तो देखिए आगे, इस परियोजना में दक्षिण अफ्रीका, नामीबिया से मध्य प्रदेश के कूनो राष्ट्रीय उद्यान में चीता का स्थानांतरण शामिल है इस परियोजना के अंतर्गत। फिर 20 रेडियो कॉलर वाले चीतों को दक्षिण अफ्रीका, देखिए याद रखेंगे ना, ये दक्षिण अफ्रीका से 12 चीते और नामीबिया से 8 चीते लेकर के आए गए। तो ये दो देश जो है, नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका, याद रखिएगा, कूनो नेशनल पार्क में स्थानांतरित किया गया। मध्य प्रदेश के श्योरपुर कूनो राष्ट्रीय अभ्यारण्य में रखे गए चीतों के लिए अब गांधी सागर अभ्यारण्य, इसका मैनेजमेंट किया जा रहा है, इसको बनाया जा रहा है। अब यहाँ से, इस अभ्यारण्य से यहाँ पे स्थानांतरण किया जाएगा, क्योंकि लगातार आप देख रहे थे न्यूज में जो है चीतों की यहाँ पे मृत्यु होते जा रही है, तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि उसका स्थान परिवर्तन करके देखा जाए, है ना। तो इसलिए अब जो है गांधी सागर अभ्यारण्य में, वहां पे अब इसके लिए विकास किया जा रहा है, वहां रखा जाएगा। तो अब हम लोग थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ लेते हैं, गांधी सागर वन्य जीव अभ्यारण्य के बारे में। तो देखिए यहाँ पे मैं आपको बताया था कूनो राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, ये है कूनो राष्ट्रीय उद्यान, आपको अगर दिख रहा होगा तो ये वाला क्षेत्र,
और ये वाला जो क्षेत्र यहाँ पे आप देख रहे हैं ना, ये है गांधी सागर राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं इसके बारे में। मध्य प्रदेश चीता राज्य के रूप में राज्य का टैग बरकरार रखने के लिए 6 महीने के भीतर गांधी सागर अभ्यारण्य को चीतों के दूसरे घर के रूप में विकसित किया जा रहा है। ठीक है, ये गांधी सागर अभ्यारण्य के बारे में बोला जा रहा है। गांधी सागर अभ्यारण्य एक वन्य जीव अभ्यारण्य है जो मध्य प्रदेश, राजस्थान से सटे मंदसौर और नीमच जिले के उत्तरी सीमा पर स्थित है और इसको 1974 में बनाया गया था। ये क्षेत्र कैसा है, तो ये क्षेत्र है उत्तरी ये उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन, मिश्रित पर्णपाती वन, इस तरीके के वनस्पति यहाँ पे मिलते हैं। ठीक है, तो काफी सही है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे भी उष्ण कटिबंधीय जो यहाँ पे भी वन मिल रहा है, मिश्रित वन भी मिल रहे हैं, तो हर एक चीजें यहाँ पे मिल जा रही है। जिस तरीके से आपको अफ्रीका में देखने के लिए मिलेगा वैसे ही। आगे देखते हैं इसके बारे में कि यहाँ पे ये जो वन्य जीव अभ्यारण्य है, यहाँ पे क्या क्या मिलते हैं, तो चिंकारा, नीलगाय और चित्तीदार हिरण, खैर, सलाई, करधई और धावड़ा, तेंदू, प्लास और भारतीय तेंदुआ, धारीदार लकड़बग्घा, सियार, मगरमच्छ, मछली, उदबिलाव, कछुए, ये सारी चीजें यहाँ पे, इतने सारी चीजें इसमें मिलते हैं। ठीक है, तो ये समझ में आ गया गांधी सागर वन्य जीव अभ्यारण्य। अब उसको याद रखना अच्छे से, वो भी मध्य प्रदेश में। चलिए आखिरी हमारा टॉपिक है निर्जलीकरण शुष्कन सहिष्णु पौधे। ठीक है, देखिए ये अभी हाल में ही एक ये पौधा इस तरीके से इसमें इसको थोड़ा सा खोजबीन करके पता चला वैज्ञानिकों को। इसका महत्व है, क्या महत्व है मैं आगे आपको बताऊंगा, पहले हम लोग देखते हैं इसमें। हालिया नए अध्ययन में कृषि और संरक्षण में संभावित अनुप्रयोगों के साथ भारत के पश्चिमी घाट में 62 शुष्कन सहिष्णु संवहनी की प्रजातियों की खोज की गई। देखिए निर्जलीकरण, शुष्कन, सहिष्णु, इस तरीके की बातें चल रही हैं, इसका क्या अर्थ है, सिंपल भाषा में पहले इसको समझना पड़ेगा। तो एक तरीके से देखिए, आप यहाँ पे देख रहे हैं इस चित्र में, यहाँ पे आप एक पौधा सिकुड़ा हुआ देख रहे हैं और यहाँ पे देख रहे हैं कि कुछ भी जल नहीं है, पूरा मिट्टी जो है वो धूल की तरीके से दिख रहा है। ठीक है, तो ये जो बता रहा है कि ये निर्जलीकरण है। तो निर्जलीकरण होने के बाद भी पेड़, जो यहाँ का ये जो पेड़ है, ये सूखा हुआ नजर आएगा, इसी सिकुड़ा हुआ रहेगा। ठीक है, जैसे ही इसमें आप थोड़ा सा मिट्टी में थोड़ा सा इसको गीला करेंगे, थोड़ा पानी मिला देंगे, तो ये इस तरीके का ये पौधा हो जाएगा। तो ये वाली जो स्थिति है, इसी को बोला जा रहा है निर्जलीकरण शुष्कन, यानी कि ये गर्मी के क्षेत्र में, शुष्क वाले क्षेत्र में भी पानी नहीं मिलता है तो भी ये अपना कुछ समय तक के लिए इस तरीके से अपने आप को रख सकता है। फिर जैसे ही इसको पानी मिलेगा, ये इस तरीके से फिर से अपने नेचुरल स्थिति में आ जाएगा। तो इस प्रकार का भी पौधा पाया गया है। तो अब क्या होगा, इससे महत्वपूर्ण बातें मैं आगे पढ़ूंगा, लेकिन थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। इसको हम लोग अगर सोच के देखें तो इसका क्या उपयोग कर सकते हैं। अभी मैं इससे पहले पढ़ाया था सरसों, जो जिसमें जीन परिवर्तन करके हम लोग जो सरसों के बारे में देख रहे थे, कल मैं आपको बताया था, है ना। तो यहाँ पे अब क्या हो सकता है, हम लोग ऐसे फसल भी यहाँ इसके माध्यम से, इसके जीन में परिवर्तन करके, इसके जीन को लेकर के उस अगले जो फसल है उसके जीन में अगर डाल दें, अपने वैसा वैज्ञानिक मेथड है, मैं ऊपरी लेवल पे बता रहा हूँ नॉर्मली, कि ऐसा हम लोग करें तो क्या हो सकता है, हम लोग जैसे ये कम पानी में भी अपने आप को ये मैनेज करके रख सकता है, वैसे ही हमारे फसलों में भी किया जा सकता है ना। तो एक तरीके से ये इसका महत्वपूर्ण महत्व है। ठीक है, चलिए पहले अब आगे पढ़ते हैं। अब हो गया, जो चीजें समझना था आप समझ गए। पादपों की ये प्रजातियां कठोर जलवायु वातावरण का सामना करने में सक्षम है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के एक स्वायत्त संस्थान अगरक, ठीक है, अगरक रिसर्च इंस्टीट्यूट ARI पुणे के वैज्ञानिकों के द्वारा किए गए एक हालिया अध्ययन में पश्चिमी घाट, याद रखिएगा कि ये क्षेत्र कहाँ पे है, ये क्षेत्र है पश्चिमी, जो मैं आपको इससे पहले जो गोवा मुंबई वाला क्षेत्र, इधर का जो क्षेत्र देखते हैं ना, ये है पश्चिमी क्षेत्र, ये पश्चिमी घाट है पूरा।
तो पश्चिमी घाट में 62 शुष्कन सहिष्णु प्रजातियों की पहचान की गई है। यह संख्या पहले ही ज्ञात 9 प्रजातियों की तुलना में कहीं अधिक है। ठीक है, आगे देखिए, निर्जलीकरण शुष्कन सहिष्णु पौधे किस प्रकार के होते हैं, उनकी विशेषताएं क्या है, उनके बारे में थोड़ा पढ़ना जरूरी है। तो ये उष्णकटिबंधीय रॉक आउटक्रॉप्स में पाए जाते हैं, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में पाए जाते हैं, बस इतना ध्यान रख लो आप। ये पौधे उच्च निर्जलीकरण यानी कि कितना 95% अगर मतलब जल सामग्री नष्ट होने के बाद भी ये लोग जीवित रह सकते हैं, मतलब 95% तक पानी की कमी को भी सह सकते हैं। ठीक है, पादपों में निर्जलीकरण तब होता है जब एक पौधे के द्वारा ग्रहण अथवा अवशोषित जल की मात्रा किसी भी रूप में निष्कासित जल की तुलना में कम होती है। ठीक है, आगे देखते हैं इनको कहाँ कहाँ पाया जाता है। तो कहाँ पाया जाएगा, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में, समशीतोष्ण, उष्णकटिबंधीय और समशीतोष्ण, ये 2 क्षेत्रों में ये पाए जाते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना इसको जरूरी है। और हम लोग के हमारे भारत के पश्चिमी जो क्षेत्र है, जो तट है, सीधा है ना ये अच्छे से नहीं बना पाया मैं। हाँ, बन गया थोड़ा बहुत, है ना। तो ये पश्चिमी जो क्षेत्र है ना, इधर साइड में अपने को ज्यादा मिलते हैं, इधर की बात कही जा रही है। ठीक है, ये पूर्वी क्षेत्र है हमारा, जितना ये उड़ीसा तट देखेंगे आप, आंध्र प्रदेश का क्षेत्र देखेंगे, यहाँ तमिलनाडु देखेंगे, आंध्र प्रदेश, फिर उड़ीसा का क्षेत्र देखते हैं। तो ये पूरा जो है पूर्वी तट है, ये जो है ये पश्चिमी तट है। ठीक है, इधर आप केरला देखेंगे, यहाँ पे कर्नाटक, महाराष्ट्र का पूरा क्षेत्र, गोवा क्षेत्र। ठीक है, तो ये हो गया। अब आगे देखते हैं, इनमें पुनर्जीवित करने में जल आपूर्ति की काफी योगदान होती है। हम थोड़ा सा इसमें जल डालें तो फिर ये जीवित हो जाते हैं, इस तरह की बातें। और ये अक्सर उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में चट्टानी इलाकों में पाए जाते हैं। वैश्विक तापमान को देखते हुए यह एक महत्वपूर्ण है कि कुछ प्रजातियां उच्च तापमान पर भी पनप सकें। ठीक है, तो ये काफी अच्छी बात है हमारे लिए। तो इसका महत्व क्या है आप देखते हैं, जलवायु अनुकूलन को बढ़ावा देने हेतु उच्च तापमान सहिष्णु फसलों की किस्म विकसित करने के लिए शुष्कन प्रतिरोधी संवहनी पादपों के जीन का उपयोग किया जा सकता है। शुष्कन सहिष्णु संवहनी पौधों की खोज का कृषि उपयोग है, विशेष रूप से उन स्थानों पर जहां सिंचाई के लिए जल की कमी है। जलवायु अनुकूलन को बढ़ावा देने तथा व्यापक स्तर पर खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु उच्च तापमान सहनशील फसलों की किस्म विकसित करने के लिए एक पादपों के जीन का उपयोग किया जा सकता है। तो इस तरीके से इसका महत्वपूर्ण एक उपयोग किया जा सकता है आगे चल करके, तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैं इसको यहाँ पे पढ़ाया हूँ। तो आज के इस वीडियो में जितने भी इम्पोर्टेंट चीज़ें थी वो कवर हो गई हैं। देखिए, आप लोग जरूर लाइक कीजिएगा, कंजूसी मत कीजिए, मोटिवेशन मिलता है उससे, और पूरा वीडियो को देखिए। ठीक है, इससे लाभ उठाइए। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर कर लीजिए। हमारा 1000 का जो टारगेट है सब्सक्राइबर के लिए, उसको कम से कम आप पूरा अपने योगदान से जरूर पूरा कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।